वेलकम टू मानविका WCIAS। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। आज हम सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। एक्ट जो है 1773 का है, लेकिन सबसे पहले स्थापित कब किया गया था? 1774 में। कहाँ? कलकत्ता में। और इसमें कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937। और ये कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। लेकिन ये जो फेडरल कोर्ट था, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय मतलब अपेक्स कोर्ट। तो क्यों नहीं था? क्योंकि इसके विरुद्ध जो भी इसके निर्णय थे, उनके विरुद्ध जो भी अगर हम अपील कर सकते हैं, तो उसके लिए अपील हम प्रीवी काउंसिल लंदन में कर सकते थे। तो अब जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो मोरिस ग्वेर थे। तो एलिजा इम्पे जो थे वो क्या थे? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में स्थापित किया था, उसके मुख्य न्यायाधीश थे। और फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली में स्थापित किया गया था 1937 में, उसके मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेर। अब जो वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कब अस्तित्व में आया था? ये जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और हरिलाल जी कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फर्स्ट है वो कौन है? हरिलाल जी कानिया। वर्तमान में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? मतलब मुख्य न्यायाधीश एक है और कितने अन्य न्यायाधीश हैं? 33 अन्य न्यायाधीश हैं। यानी कि उसकी संख्या टोटल वहां कितनी हो गई? सुप्रीम कोर्ट में 34। तो इसी को इसलिए लिखा जाता है 1 + 33। यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में। ये संख्या जो मूल संविधान थी उसमें कितनी थी? मूल संविधान में थी, उसमें दी हुई है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अन्य। लेकिन ये आवश्यकताओं के अनुसार, क्योंकि वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और उसके हिसाब से ये आवश्यकता अनुसार ये चेंज होते रहे। अब आगे जानेंगे इसके बारे में, कैसे कैसे क्या चीज हुई। अब देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है न्याय व्यवस्था का या जुडिशरी का, वो हमें पता होना चाहिए। वो किस तरीके से है? इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक क्या शंक्वाकार यह है स्ट्रक्चर। शंक्वाकार कैसे है? क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? उच्चतम न्यायालय। उसके बाद में सेकंड नंबर पे सभी स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, मतलब क्या है, अधीनस्थ न्यायालय हैं, लोअर कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद में उसमें भी सब कोर्ट्स हैं, वो भी देख लेंगे, इस चार्ट में समझ लेंगे। और सबसे नीचे जो हमारा है वो क्या कहलाता है? न्याय पंचायत। तो इस तरीके से ये हमारा जो बनता है शंकु का आकार या त्रिभुज का आकार, समझ लीजिए। वैसे शंकु का आकार सही शब्द है। तो ये चीज हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम जानते हैं इस चीज को जरा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, ये सबसे पहले उच्चतम न्यायालय हो गया जो एपेक्स कोर्ट है। उसके नीचे सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हो गए, उच्च न्यायालय। अब अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट के अंडर में क्या क्या बात आती है? अगर महानगरीय मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन न्यायालय, वही उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसे कहते हैं? जो दीवानी यानी कि सिविल मामले देखता है और फौजदारी मामले देखता है, उसे सेशन कोर्ट बोलते हैं। अब जिला स्तर पे जो, यानी कि क्या कहें, जहां पर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पर जो सबसे ऊपर होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। अब इसका जो न्यायाधीश होता है उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और वैसे सामान्य भाषा में हम डीजे डीजे बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। अब अगर यही
जब दीवानी मामलों को देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, और फौजदारी मामलों को देखता है यानी कि क्रिमिनल मैटर्स को देखता है तब ये सेशन जज कहलाता है। या फिर फौजदारी मामले को सत्र न्यायालय और दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायालय बोला जाता है। अब इसके नीचे देखें तो इनके नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि उप न्यायालय। उप न्यायालय जब डिस्ट्रिक्ट जज मतलब दीवानी मामलों को देखा जाता है तो उसका जो जज होता है उसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे बोलते हैं, और फौजदारी के मामलों को एडिशनल सेशन जज, यानी कि ये भी सामान्य भाषा में इन्हें भी एडीजे ही बोल देते हैं। अब मुंसिफ कोर्ट जो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के नीचे, मुंसिफ कोर्ट उसे सिविल जज देखते हैं। और ऐसे ही सेशन जो फौजदारी मामलों को के उप न्यायालय के नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, और इसे कौन देखता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम। जो प्रथम श्रेणी के होते हैं तो उन्हें सीजेएम 1 भी बोल देते हैं। ऐसे ही न्यायिक उसके नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, और वैसे द्वितीय श्रेणी के जो होते हैं उन्हें एसीजेएम बोलते हैं। तो ऐसे ही इधर मुंसिफ सिविल के मामले देखने वालों के नीचे कनिष्ठ दीवानी न्यायालय होते हैं। अब बात आती है, ये हम बात कर रहे हैं बार बार दीवानी और फौजदारी, तो दीवानी केसेस कौन से होते हैं यानी कि सिविल केसेस कौन से होते हैं? लैंड प्रॉपर्टी और फ्रॉड्स आदि से संबंधित। इनमें पेनाल्टी यानी कि उससे संबंधित काम होती है, इसमें सजा का प्रावधान नहीं होता। अब इधर ही सत्र न्यायालय, सजा का मतलब इम्प्रिजमेंट। और ऐसे ही जब फौजदारी मामले होते हैं इसमें क्या होता है? इसमें केसेस किससे संबंधित होते हैं? क्रिमिनल ऑफेंसेस कहलाते हैं ये। और क्या होते हैं? मर्डर, लूट, डकैती, चोरी वगैरह होते हैं ना। तो इसमें क्या होती है? हमें इम्प्रिजमेंट दिया जाता है। तो ये चीज रहती है। तो ये अंतर हो गया। अब उच्चतम न्यायालय के अंडर में ही परिवार न्यायालय आता है, ये अलग शाखा हो गई। जैसे ये दीवानी मामले, ये फौजदारी मामले, ये परिवार न्यायालय, ये अलग मामला हो गया, इसके लिए अलग स्पेशल कोर्ट होती हैं। तो परिवार न्यायालय होते हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं। ऐसे ही इसके अंडर में एक होते हैं विशेषीकृत न्यायालय, न्यायाधिकरण बल्कि। तो न्यायाधिकरण जो होते हैं उसमें जैसे हम बात कर लें आयकर न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण, किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, और एनजीटी की बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ट्रिब्यूनल। तो ये चीज बात हो गई। अब ऐसे ही बात आ जाती है रिवेन्यू से संबंधित भी एक अलग हिराकी है। तो सबसे ऊपर उसमें क्या हो जाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू कोर्ट, उसके नीचे कमिश्नर कोर्ट, उसके नीचे कलेक्टर्स कोर्ट, उसके नीचे तहसीलदार कोर्ट, और ये रेवेन्यू से संबंधित मैटर्स को देखते हैं। अब बात आ गई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेन चीज क्या है? ऊपर के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको नीचे माना जाता है। जो भी फैसले ऊपर दिए जाते हैं उनका पालन नीचे वालों को उस हिसाब से करना पड़ता है। और नीचे की जो इससे संबंधित चीजें होती हैं इनकी अपील जो है ऊपर की जाती है। इनके निर्णय से नीचे वालों से अगर हम सहमत नहीं है तो इसकी अपील हम ऊपर करते हैं। जैसे अधीनस्थ कोर्ट की किसी अपील से हम सहमत नहीं है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट की अपील से हम मतलब निर्णय से सहमत नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। और इन सबके नीचे हमने जो है बताया था, सबसे नीचे क्या होती है? न्याय पंचायत। ये इसमें नोट नहीं करा है, आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? एक शंक्वाकार हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे हम जानते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। फीचर्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जुडिशरी का हमारे यहाँ क्या खास खास बातें हैं। जैसे हमारे यहाँ सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसका क्या मतलब है? जो अभी हम ऊपर सीख कर आए थे उसमें क्या हो गया? एक तो हमारा स्ट्रक्चर दे दिया गया है जो हमने देख ही लिया कि किस तरीके का है। ऊपर एपेक्स कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट वगैरह, इस तरीके से नीचे देख लिया। एक ये हमारा पूरा एक हिराकी है। और उसके बाद में ये क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, जो डिसीजंस होते हैं हायर कोर्ट द्वारा लिए हुए वो बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट्स पे। और इसी तरीके से
जो है हम कह सकते हैं कि जो हायर कोर्ट होते हैं उनका कंट्रोल लोअर कोर्ट्स पर होता है। तो एक दूसरे से ये इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए हो गए, एकीकृत हो गए। और इसी तरीके से मैंने बताया कि नीचे वाले कोर्ट्स की अपील ऊपर, उससे ऊपर, इस तरीके से किसी का काम सेपरेट नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस यही इसका एक मतलब निकलता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात आती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है? क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ के जो भी जजेज हैं वो किसी के प्रभाव में ना हो, यानी कि अपना निर्णय देते हुए उन्हें किसी का प्रभाव में ना हो। प्रभावित कौन कर सकता है? उन्हें प्रभावित कौन करेगा? जो हमारी मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वही प्रभावित करेगा। तो अगर ये ऐसे कुछ प्रावधान हो कि जो इनके कार्य में इंटरफियर ना कर पाए, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगी। तो ये कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किए गए हैं। जैसे इनके अपॉइंटमेंट से संबंधित कुछ चीजें हैं जिनमें उनका इंटरफियर रोकने की बात है। और रिमूवल ऑफ जजेस से संबंधित है, इनका प्रोसीजर थोड़ा टफ बना दिया गया है जो हम आगे सीखेंगे। इनके सैलरी और अलाउंसेज हैं जो अपॉइंटमेंट के बाद में उनको निगेटिवली कम नहीं किया जा सकता, उनमें हानिकारक कटौती नहीं की जा सकती। बढ़ाई तो जा सकती है लेकिन कटौती नहीं की जा सकती। ऐसे ही कंडक्ट जो है उनका, जो उनकी के जो भी उनका आचरण है उससे संबंधित कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। वो केवल केवल जब उन पे कोई आरोप होंगे कदाचार और उसके, जो हम आगे जानेंगे, तभी होगा महाभियोग प्रक्रिया के टाइम, वैसे नहीं होगा। अब हम आगे जानते हैं। ये तो दो फीचर हो गए। इसे ही इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इंटरप्रेटर भी है और ये संविधान का संरक्षक भी है। और इंटरप्रेटर कैसे है? जुडिशियल रिव्यू की बात आती है जिस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे अन्य लेक्चर्स में डिटेल में। लेकिन एक साधारण तरीके से समझ लें कि जैसे अगर कोई कानून बनाया मतलब लेजिस्लेचर ने, तो वो जो है अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान वगैरह ना पहुंचाना हो, ये सब देखना किसका काम है? मतलब यही है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और जो भी कार्यपालिका कोई ऐसे कार्य कर रही है तो उसको दिशा निर्देश देता है यही कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ना हो कोई चीज, तो उसको भी दिशा निर्देश दे देता है ये, केवल संविधान से संबंधित मामलों में। अब बात आती है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इसे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन बना दिया गया है क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अगर कोई मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई स्टेट कोई ऐसा उन्हें उन पे प्रभाव डाल रहा है, तो हम उसके लिए, उनकी रक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात की जाती है। तो ये केवल यही हो गया कि संविधान ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जैसे हमारे जो भी मतलब जो तीन ऑर्गन कहे जाते हैं सर, उसके लिए तो देश के लिए स्ट्रक्चर और बात कर दी जाती है। तो उसमें तीसरी बात कौन सा है? लेजिस्लेचर। तीन ऑर्गन जानते ही हैं हम कौन सा है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन तीनों के जो हैं, इनको इस तरीके से इनके जो फंक्शंस हैं उनको ऐसे डिफाइन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक दूसरे के में ये कार्य में इंटरफियर ना करें। तो इसी को है चेक्स एंड बैलेंस के लिए, इनके इंटर रिलेशन में चेक्स एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। और इसीलिए आर्टिकल 50 में लिखा भी गया है कि स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये प्रावधान हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, केवल ये पता होना चाहिए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। अब जानते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहली बात आती है, ये भाग 5 में अध्याय 4 में है। भाग 5 किससे संबंधित है? द यूनियन, संघ। और संघ की न्यायपालिका का वर्णन किसमें है? अध्याय 4 में। और उसी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट की, अब प्रश्न के अनुसार समझते जाते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जिक्र किस अनुच्छेद में है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? हम जानते हैं आर्टिकल 124 में से शुरू करते हैं क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल
नोट कर लीजिएगा, 124 से लेकर 147 तक प्रोविजंस हैं इससे संबंधित। अब पहला जो है आर्टिकल 124 की बात करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय की ये कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। ये इसमें आर्टिकल का 124 का क्लॉज 1 कहता है भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जब तक कि संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अनधिक न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। जब तक ये संख्या बढ़ाई नहीं जाती तब तक के लिए 1+7 रहेगा। तो संख्या बढ़ाने की बात किस पे कर दी है इन्होंने, इनडायरेक्टली कह दिया जब तक संसद विधि द्वारा नहीं बढ़ाती। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक तरीके से बता दिया संसद विधि द्वारा इनकी संख्या को बढ़ा सकती है कानून बनाकर। तो ये बढ़ाते बढ़ाते आज की डेट में 1+33 हो चुके हैं, यानी कि 34 हैं टोटल, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं क्या एससी के न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है और आयु कितनी होनी चाहिए। अब 124(2) एक में तो हमने पढ़ लिया वही चीज, 124(2) की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। और वह न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक उसकी आयु 65 वर्ष की नहीं हो जाती। तो इसमें एक खास चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम आयु, रिटायरमेंट की आयु तो दे दी है, लेकिन मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के, उसका जिक्र नहीं किया गया है। और अब बात आती है कि इसके मतलब जो राष्ट्रपति नियुक्त तो करेगा, लेकिन इसके जो किसे नियुक्त किया जाए इसका निर्णय कौन लेगा, इससे संबंधित चीजों के बारे में हम आगे जानेंगे। किस किस तरीके से कौन कौन से केसेस हुए, क्या हुआ, किस किस तरीके से इसमें परिवर्तन आता गया, वो हम आगे जानेंगे। अब बात आती है, नियुक्ति तो हो गई, अब त्याग पत्र से संबंधित बात 124(2) का ही ए है सब क्लॉज। तो उसमें क्या किया गया है, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से एक द्वारा त्यागपत्र देगा। यानी कि किसे संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, क्योंकि अपॉइंट भी राष्ट्रपति कर रहा है यहाँ पर और संबोधित भी त्यागपत्र में राष्ट्रपति को किया जा रहा है। अब 124(2) क्या कहता है, किसी न्यायाधीश को क्लॉज 4 में दी गई रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ केवल रेफरेंस दे दिया क्लॉज 4 का। अब हम जानेंगे क्लॉज 4 में कौन सी रीति दी गया है जिसके द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। तो अब ये बात है या तो वो इस्तीफा दे दे या फिर उसे हटाया जाने का एक तरीका है। तो वो आगे देखेंगे कौन सा तरीका है जिसे हम अक्सर महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो वो हम आगे जानेंगे। अब तीसरी बात आती है, 2 में तो हमने देख लिया कि उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, त्यागपत्र से रिलेटेड, और क्लॉज 4 का रेफरेंस दे दिया गया उसको हटाने की रीति से संबंधित। अब बात आता है 124(3) क्या कहता है, क्लॉज 3 इसका। किसी अब ये इससे संबंधित अगर क्वेश्चन की बात आ जाए तो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की योग्यता क्या होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा यानी कि एलिजिबल होगा जब वह भारत का नागरिक हो। पहली शर्त तो ये कंपलसरी है। इसके अलावा ये 3 नीचे दी हुई है शर्तें, इनमें से कोई एक शर्त पूरी करता हो, ए बी सी में से। ए शर्त क्या कहती है, हाई कोर्ट या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। यानी कि जो हाई कोर्ट है उसका 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ये एक फाउंडेशन दे दी इसका, हाई कोर्ट का न्यायाधीश तो बनेगा लेकिन 5 वर्ष उसका मतलब एक्सपीरियंस हो। ऐसे ही हाई कोर्ट का कोई वकील भी बन सकता है, तो वो क्या है 10 वर्ष तक एडवोकेट लगातार एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में। तो ये चीज ये कह दी है 2 या 2 से अधिक न्यायालय हो, मतलब 2 से अधिक सुप्रीम कोर्ट्स हो या फिर मतलब हाई कोर्ट्स हो, या फिर 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स हो। तो ये भी हो सकता है, या तो किसी एक का हो या 2 का हो या 2 से अधिक भी हो। तो ये चीज कह दी गई है। तो अब राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, अगर ये दोनों में भी नहीं है, जज भी नहीं है, वकील भी नहीं है, तो क्या हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। किसकी नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में। तो ये 3 लोग जो है बन सकते हैं, बस भारत के नागरिक हो साथ में। तो ये 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा करता हो। ये तो हो गई उसकी एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं, एक सबसे बड़ी बात यह है महाभियोग में न्यायाधीशों के लिए इम्पीचमेंट यानी महाभियोग शब्द का
वर्णन नहीं किया गया है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये शब्द जो है राष्ट्रपति के लिए किया गया है संविधान में, लेकिन इसके लिए नहीं किया गया है। अब जानते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, न्यायाधीशों के लिए महाभियोग सबका हमने बता दिया कि उसमें नहीं वर्णन किया गया है। अब लेकिन तब भी इनकी प्रक्रिया को महाभियोगी कहा जाता है। अब क्या प्रक्रिया का आधार क्या होना चाहिए? ये 124(4) में दिया हुआ है। एक तो है साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, और दूसरी असमर्थता। असमर्थता किस तरीके से हो सकती है? मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे। अब इसके लिए इन्होंने कहा है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है, मतलब राष्ट्रपति जब आदेश दे देगा तब वो हटाया जा सकेगा। अब बात आती है कि केवल क्या इससे पूरा हो जाएगा ये प्रक्रिया? नहीं, इसके लिए ये तो प्रक्रिया दे दी है 124(4) में, ये तब तक अधूरी है जब तक ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो प्रोसीजर दिया गया है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। इन दोनों को मिला के ये प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। अब ये जजेज इंक्वायरी एक्ट और इन दोनों का मिलाकर हटाने की प्रक्रिया को समझते हैं, जिसे हम महाभियोग कहते हैं। न्यायाधीश से संबंधित, जो कि मतलब राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग प्रक्रिया से अलग है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी केवल इनकी प्रक्रिया को समझिए। अब देखिए क्या है, अगर लोकसभा में भी लाया जा सकता है ये प्रस्ताव हटाने का, और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि उससे हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो है लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है, और ये लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करे। ऐसी बात आती है राज्यसभा में रखा जाए अगर, तो उसमें 50 सदस्यों का समर्थन हो, और उसके बाद में राज्यसभा सदस्य को ये प्रस्ताव दिया जाए, वहां पर भी उस पर निर्भर करता है कि वो इसे स्वीकार करे या ना करे। अब अगर मान लिया कि वो दोनों, मतलब लोकसभा में पेश किया गया, वहां पर अध्यक्ष ने उसे स्वीकार कर लिया, या फिर राज्यसभा में पेश करा गया तो वहां पर उसके सभापति ने स्वीकार कर लिया, तो जिस भी सदन में ऐसा किया गया है, स्वीकार कर लिया गया है उसके अध्यक्ष सभापति द्वारा, तो वो इसके लिए सबसे पहले एक जांच समिति गठित करेगा। जांच समिति क्या होगी उसका भी वर्णन इसमें किया हो गया है, किसमें? जांच अधिनियम, मतलब अधिनियम में जो है, इंक्वायरी एक्ट में। इस जांच समिति में 3 सदस्य होंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक, या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का मतलब या तो मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर उनमें से कोई एक अन्य न्यायाधीश हो। ऐसे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनमें से कोई किसी एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है केवल हाई कोर्ट के केस में। और तीसरा, एक व्यक्ति जो अध्यक्ष या सभापति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता हो। तो ये 3 सदस्य जो हैं वो जांच समिति में जांच करने के लिए बनाई गई समिति में होंगे, और जांच समिति जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं उसके बारे में सबसे पहले तो देखेगी, और फिर उसके बाद में उसको सूचित करेगी किसको, जिस भी न्यायाधीश के लिए के खिलाफ ये लाया गया है, और उसे मौका देगी, कुछ समय दे देगी कि वो अपना युक्तियुक्त अक्सर उसे दिया जाएगा कि वो इसमें अपनी पक्ष रख सके न्यायाधीश। वैसे 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अब जांच समिति के बाद में आरोप सही पाए गए तो वह उस रिपोर्ट को किसको दे देती है? जिस सदन में वो लाया गया था उसके अध्यक्ष या सभापति द्वारा कोई प्रस्तुत कर देती है, और वह अध्यक्ष या सभापति उसको सदन में प्रस्तुत करता है। अब वही 124(4) में जो प्रक्रिया दी हुई है वो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब उस पर वोटिंग होती है।
अब वोटिंग के लिए क्या जरूरत है? उस सदन का बहुमत, यानी कि अगर राज्यसभा है तो उसके बहुमत क्या होता है? आधे से एक अधिक सदस्य। और ऐसे ही इधर बहुमत क्या होता है? 543 जो हैं उनके आधे से अधिक। तो इस तरीके से ये हुआ, तो उसका जो हुआ मतलब बहुमत हो गया। और उसके बाद में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और उस समय जो सदस्य उस पे वो कर रहे हैं डिस्कशन, तो उसमें भी 2/3 का समर्थन होना चाहिए, तब पास माना जाएगा। केवल 2/3 बहुमत मत कर दीजिएगा, मैं वो उपस्थित या मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत की बात हो रही है। अब इसके बाद में यही प्रक्रिया अगर दूसरे सदन में लाई गई है तो वहां भी इसी तरीके से होगा। तो पहले सदन में पास कराया जाएगा, फिर भी दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे में भी यही प्रक्रिया चलेगी, उसमें भी पास कराया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों सदन में पास होने के बाद में ये प्रक्रिया क्या होती है, पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है इसे, और राष्ट्रपति के आदेश के साथ ये प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है, यानी कि इसके साथ में ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है, मतलब जज को हटना पड़ता है। अब बात आती है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि मतलब किसी को हटाया गया है? हाँ, ऐसा हो चुका है। 1993 में पहली बार 1993 में पहली बार बी रामास्वामी थे, कहाँ के? पंजाब हरियाणा के जो थे वो न्यायाधीश थे, तो उनकी बात हो रही है। लोकसभा में उन मतलब पेश किया गया था उनके खिलाफ, लेकिन क्या हुआ था कि महाभियोग, लेकिन लोकसभा में 2/3 बहुमत ना मिलने के कारण ये खारिज हो गया था। तो ये लोकसभा में खारिज हुआ था सबसे पहले बी रामास्वामी के खिलाफ। अब कोलकाता के हाई कोर्ट के जस्टिस थे सौमित्र सेन, उनके खिलाफ तो क्या हुआ था? राज्यसभा में पास हो गया था, 2011 की बात है, राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन जब लोकसभा में पेश करा जाना था तो वहां पर क्या हुआ था? उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब बात आती है, ऐसे ही पीडी दिनाकरण थे, तो इनका क्या था? ये क्या थे? सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो इनके लिए क्या हुआ था? इन्होंने सुनवाई से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे जेबी पारदीवाला की बात करते हैं, ये कहाँ के हैं? मतलब हमारा मतलब इन्होंने क्या था, ये गुजरात हाई कोर्ट से संबंधित है, जस न्यायाधीश। इन्होंने क्या करा था? आरक्षण पर टिप्पणी की थी अपने एक फैसले में। तो राज्यसभा में इनके के लिए प्रस्ताव पेश किया जा रहा था, तो उससे पहले ही इन्होंने क्या करा? अपने फैसले से टिप्पणी को हटा दिया, फिर इनके लिए आगे महाभियोग प्रक्रिया मतलब आगे नहीं बढ़ाई गई। अब बात आती है कि दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ महाभियोग की प्रस्ताव लाने की बात की गई, और उनका जो था उस समय के जो वो थे राज्यसभा के जो सभापति एम वेंकैया नायडू, उन्होंने स्वीकार ही नहीं करा, तो ये वहीं पर नहीं आगे बढ़ा। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण है। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है, कदाचार या असमर्थता के आधार पर समाधान रखा जाना, इन्वेस्टिगेशन करना या साबित करने की जो प्रक्रिया है, इस पे कानून कौन बना सकता है? ये पूरे प्रोसेस पे कानून कौन बनाता है? ये बना सकता है 124 का 5वां क्लॉज, कहता है संसद को अथॉरिटी दी गई है। अब बात करते हैं कि शपथ कौन दिलाएगा, उसकी बात की गई है 124(6) में। 124(6) में की गई है, क्लॉज 6 में, कि राष्ट्रपति दिलाएगा उनको शपथ। और शपथ क्या होगी? तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, वो फॉर्मेट जो दिया गया है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है, और उसी के अनुसार वो शपथ लेगा न्यायाधीश, और यह प्रतिज्ञान करेगा, और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। अब ऐसी न्यायाधीश क्या किसी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है? तो जब वो पद धारण किए हुए होता है तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो ये उस पर रेस्ट्रिक्शन है। तो इस तरीके से 124 मतलब क्लॉज 1 से लेके 7 तक क्या क्या चीजें हैं दी गई हैं, ये हमने जान लिया।
अब हम कुछ न्यायाधीशों के बारे में विशेष बातें देखेंगे पार्ट 2 में। अब ये बहुत सी हैं, जो है 3 जजेस, वो 4 जजेस केस हैं, ये सब जानेंगे। और न्यायाधीशों के बारे में विशेष बातें जानेंगे हम, कि महिला न्यायाधीश कितनी, ये सब हैं, ये पार्ट 2 में जानेंगे। अभी आप इसको देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। धन्यवाद। और तब तक के लिए मानविका WCIS जो है, आप सभी के जिस भविष्य की कामना करता है, उज्जवल भविष्य की। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।